जय हिंद दोस्तों। आज मैं क्लास 10th इतिहास का चैप्टर 1 ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ, है ना। इस वीडियो के माध्यम से आपको चैप्टर 1 का सारा ऑब्जेक्टिव है दिया जाएगा, है ना। और इसको आप पॉज करके नोट भी कर सकते हैं, फुल ऑब्जेक्टिव रहेगा इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का निर्माण किस आधार पर होता है। तो राष्ट्रवाद का निर्माण जो है भाषा, नस्ल, धर्म के आधार पर होता है। अर्नस्ट रेनन एक दार्शनिक हैं। राष्ट्रवाद की परिभाषा सबसे पहले किसने दिया था। तो राष्ट्रवाद की परिभाषा सबसे पहले अर्नस्ट रेनन ने ही दिया था। राष्ट्रवाद की कल्पना सबसे पहले किसने किया था। तो सार्यू ने किया था। राष्ट्रवाद की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई थी। तो फ्रांस से हुई थी। फ्रांस की क्रांति के पहले किस वंश का शासन था। तो वुरो राजवंश का शासन था। फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था। तो लुई 16वां था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या था। तो निरंकुश शासन। लुई 16वां को फांसी की सज़ा कब दी गई। तो 21 जनवरी 1793 को दी गई। मार्सिले क्या था। तो मार्सिले जो है फ्रांस का राष्ट्रगान। नेपोलियन संहिता कब लागू किया गया। तो 1804 ईस्वी में फ्रांस में लागू किया गया था। नेपोलियन संहिता में कुल कितने कोड हैं। तो नेपोलियन संहिता में 5 कोड हैं। नेपोलियन द्वारा ट्रांसपेडेन गणराज्य तथा सिलेपाइन गणराज्य कहाँ स्थापित किया था। इटली में किया गया था। ऑस्ट्रिया हंगरी किस साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। तो हैब्सबर्ग साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। मैग्यार भाषा कहाँ बोली जाती थी। तो हंगरी में बोली जाती थी। रोमानीवाद क्या था। तो एक सांस्कृतिक आंदोलन था। उदारवाद शब्द का क्या अर्थ है। तो आज़ाद। जलवेराइन क्या है। तो जलवेराइन एक शुल्क संघ है। जलवेराइन संघ की स्थापना कब हुआ था। तो 1934 में हुआ था। जलवेराइन संघ की स्थापना किसके पहल पर किया गया था। तो प्रेसा की पहल पर की गई थी। वाटरलू का युद्ध में किसकी हार हुई थी। तो नेपोलियन बोनापार्ट का, है ना। नेपोलियन बोनापार्ट हार गया था। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था। तो 1815 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है 23 नंबर, वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन कब हुआ था। तो 1815 ईस्वी में हुआ था। वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था। तो मेटरनी किया था। मेटरनी कहाँ का चांसलर था। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेटरनी कहाँ का चांसलर था। तो ऑस्ट्रिया के चांसलर था। वियना सम्मेलन में राष्ट्र सदस्य कितने थे। तो वियना सम्मेलन में 4 राष्ट्र सदस्य थे, है ना। 4 राष्ट्र सदस्य थे। ब्रिटेन, रूस, प्रेसा, ऑस्ट्रिया। रूस के राजा को क्या कहा जाता था। रूस के राजा को क्या कहा जाता था। तो जार। चतुराष्ट्र मैत्री योजना किसने प्रस्तुत किया था। तो मेटरनी किया था। शासन करो और कोई परिवर्तन ना होने दो, यह कथन किसका था। तो मेटरनी का था। यंग इटली की स्थापना क्या है। यंग इटली की स्थापना किसने और कब किया। तो मेजनी ने 1831 में किया था। यंग यूरोप की स्थापना किसने और कब किया। तो मेजनी ने ही 1834 में किया था। राष्ट्रवादी गुप्त संगठन कार्बोनरी की स्थापना कब हुआ था। तो 1810 में हुआ था। इस कार्बोनरी जो गुप्त संगठन है ना, उसका सदस्य कौन था। तो मेजनी था। यानी अगला क्वेश्चन वही है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो कार्बोनरी से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि मेजनी
किस संगठन से संबंधित है या फिर किस संगठन का सदस्य था? तो कार्बोनरी का। 34 नंबर, फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो निरंकुश शासन था। फ्रांस में राष्ट्रवाद का प्रतीक क्या था? मरियान, है ना। फ्रांस में राष्ट्रवाद का प्रतीक क्या था? मरियान। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो पुनर्जागरण से। वियना कांग्रेस के बाद फ्रांस में किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? तब वो वंश का। 1930 के फ्रांस की क्रांति के बाद वुरो वंश का शासन समाप्त हो गया और किस वंश का शासन स्टार्ट हुआ? तो आर्लेंस वंश का शासन स्टार्ट हुआ था। 39 नंबर, जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका था? तो मेटरनिख का था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? तो 1839 ईस्वी में तुर्की के साथ हुई थी। कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी? 1832 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी? तो 1832 ईस्वी में। 44 नंबर, लुई फिलिप ने 1840 ईस्वी में किससे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो गिज्जो को नियुक्त किया गया था। किसको? गिज्जो को। पेरिस में एक विशाल सुधार भोज का आयोजन किया गया था, है ना। कब किया गया था? तो 1848 ईस्वी में। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 46 नंबर, इटली के एकीकरण के प्रमुख भूमिका, मतलब इटली के एकीकरण जो हुआ था उसमें प्रमुख भूमिका किसका था? तो मेजनी, काबूर, गैरीवाल्डी और नेपोलियन का था, है ना। मेजनी, काबूर, गैरीवाल्डी और नेपोलियन का था। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? तो मसीहा मेजनी को कहा जाता है। इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? गैरीवाल्डी को कहा जाता है। इटली के एकीकरण का राजनीतिज्ञ किसे कहा जाता है? काबूर को कहा जाता है। इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो नेपोलियन को माना जाता है। भारत में राष्ट्रवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो राजाराम मोहन को माना जाता है और बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। मेजनी का जन्म कब हुआ था? तो मेजनी का जन्म जो है 1805 ईस्वी में सार्डिनिया में हुआ था, है ना। 1805 ईस्वी में सार्डिनिया में हुआ था। इटली के एकीकरण का पैगंबर का मतलब मसीहा ही होता है, जिसे किसे कहा जाता था? तो मेजनी को ही कहा जाता था। फ्रेंड्स ऑफ इटली होना चाहिए और लिखा गया है ना। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन कब और कौन किया था? तो 1851 में मेजनी ने ही किया था। जनता जनार्दन तथा इटली का नारा किसने दिया? तो मेजनी ने ही दिया था। मेजनी क्या था? तो मेजनी दार्शनिक था, लेखक था, राजनेता था, है ना। सार्डिनिया पिडमोंट का राजा कौन था? तो चार्ल्स एडवर्ड था। इंग्लैंड में अगला 58 नंबर, आप पूरा वीडियो में बने रहेंगे, है ना। 100 के आसपास वीडियो है। तो इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। चार्टिस्ट आंदोलन कब और कहाँ हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार्टिस्ट आंदोलन 1838 ईस्वी में ब्रिटेन में हुआ था। काउंट काउर का जन्म कब हुआ था? काउंट काउर का जन्म 1810 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु 1861 ईस्वी में हुआ था। सार्डिनिया का राजा विक्टर इमैनुअल अपना प्रधानमंत्री किसे बनाया? तो काउंट काउर को बनाया था 1852 ईस्वी में। गैरीवाल्डी का जन्म कब हुआ था? तो 1807 ईस्वी में हुआ था। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? तो क्रीमिया का युद्ध जो है 1854 ईस्वी में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
अक्सर पूछा गया है। क्रीमिया का युद्ध में किसकी पराजय हुई? पराजय मतलब हार हुई थी, तो रूस की हार हुई थी, है ना। किसका मानना था कि क्रीमिया के कीचड़ में इटली का निर्माण होगा? तो काबूर का मानना था। प्लेम्बियर्स समझौता कब हुआ था? तो 1858 में हुआ था। गैरीवाल्डी व्यवसाय में क्या था? तो नाविक था। गैरीवाल्डी व्यवसाय में क्या था? तो नाविक था। लाल कुर्ती का गठन कब और किसने किया था? तो इसका गठन जो 1859 ईस्वी में गैरीवाल्डी ने किया था। किस भारतीय ने गैरीवाल्डी की जीवनी लिखी थी? तो लाला लाजपत राय ने जीवनी लिखी थी। किसकी? गैरीवाल्डी की। सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया प्रेशा और सेडोवा का युद्ध 1866 ईस्वी में हुआ था। ऑस्ट्रिया प्रेशा से पराजित हुआ था। राइन राजसंघ की स्थापना कब हुआ था? तो राइन राजसंघ की स्थापना 1806 ईस्वी में हुआ था। जर्मनी के एकीकरण प्रमुख भूमिका किसका था? तो बिस्मार्क का था। बिस्मार्क का जन्म जो 1815 ईस्वी में हुआ था। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो बिस्मार्क ने ही अपनाया था। गैस्टिन की संधि 1856 में हुई थी। सेडोवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था, यानी हारा था? तो ऑस्ट्रिया हार गया था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 10 मई 1876 ईस्वी में हुई थी। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो सीडॉन के युद्ध के बाद 1970 में सीडॉन के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हो गया था। जर्मनी के सम्राट को क्या कहते हैं? तो जर्मनी के सम्राट को जो है काइजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काइजर कहा जाता है। चलते हैं अगले पेज की ओर। इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो 1871 ईस्वी में हुआ था। इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1871 ईस्वी में हुआ था। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 में हुआ था। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? तो हीगल, है ना, यह एक दार्शनिक था। कौन? बिस्मार्क। जर्मनी की संसद को क्या कहा जाता है? तो डायट। जर्मनी की संसद को डायट कहते हैं। इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप में आते हैं ना, दोनों यूरोप महादेश के देश हैं। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो इटली और एकीकरण के विरुद्ध जो है इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जो है ऑस्ट्रिया था, है ना। जॉलवेराइन एक संस्था थी किसकी? तो जॉलवेराइन जो है व्यापारियों की संस्था थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। अगला क्वेश्चन, हीगल कौन था? तो हीगल जर्मनी के दार्शनिक था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीगल कौन था? तो एक दार्शनिक था। 1930 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन था? तो संवैधानिक शासन। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1707 ईस्वी में पारित हुआ था। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।